कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में बताने वाला हूं बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के नॉन हिंदी का मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 और मॉडल प्रैक्टिस सेट में मैं 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, जिसमें बुक और ग्रामर दोनों से होंगे। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट मैंने अपलोड कर दिया हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बताऊंगा उनका मैं डिटेल में चर्चा करूंगा। हो सकता है वीडियो लंबा हो, लेकिन जो भी जानकारी दूंगा वो डिटेल में सही सही जानकारी दूंगा, ठीक है। यदि आप लोगों ने बुक के सभी चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो मैंने बुक के सभी चैप्टर को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूरे बता दिया हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, कविता के रचयिता कौन है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का किसलय का प्रथम पार्ट है, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये जो कविता के रचयिता है वो शंकर शैलेंद्र जी है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, शंकर शैलेंद्र जी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं आप कि हामिद कितने साल का था। तो हामिद जो था वो ईदगाह पाठ से लिया गया है, जिनका लेखक प्रेमचंद जी है, और प्रेमचंद को कथा सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। तो फिलहाल हामिद जो है वो 4 से 5 साल का लड़का था। कितना? 4 से 5 साल का लड़का। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन होने के बाद तीसरा देखिए, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला कंधे पर बंदूक रखे सिपाही कौन लेता है। तो इतने बात को लंबा नहीं करना है आप लोगों को, केवल ये देखना है कि सिपाही कौन लेता है। तो देखिए दोस्तों, इसको मैंने चैप्टर वाले वीडियो में बड़े डिटेल से बता दिया हूँ कि कौन क्या लेता है। तो इसमें जो है सिपाही जो है वो महमूद लेता है। मैंने आप लोगों को बताया हूँ कि चिमटा के बात करें तो हामिद, सिपाही के बात करें तो महमूद, भिश्ती की बात करें तो मोहसिन, वकील के बात करें तो नूरे, और खंजरी की बात करें तो सम्मी। मैंने ये चीज़ चैप्टर वाले वीडियो में बताया हूँ, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा इसको। और जितना भी वीडियो में मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ उसे आप काउंट ज़रूर कीजिएगा कि कितने का आंसर आप लोगों को याद है, वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। देखिए अब चौथा क्वेश्चन है, आज जितने भी देश फूले फले हैं वहाँ कौन डेरा डाले हुए हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन में है बुद्धि, बी में है विद्या, सी में है धन वैभव, और डी में है सभी। तो देखिए आज जितने भी देश विकसित हुए हैं उनमें बुद्धि, विद्या, धन वैभव सभी चीज़ डेरा डाले हुए हैं। तो डी इसका सही आंसर होगा, ठीक। उसके बाद पाँचवा क्वेश्चन है, कवि हरिओद का पूरा नाम है। देखिए दोस्तों, ये कर्मवीर कविता के लेखक जो है कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय उर्फ हरिओद जी है, उनका पूरा नाम पूछ रहा है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी, ठीक। उसके बाद छठा क्वेश्चन है, गंगा स्नान करने बाल गोविंद भगत कितनी दूर पैदल जाते थे। तो देखिए दोस्तों, ये बाल गोविंद भगत जो एक प्रकार की रेखा चित्र है, जिनका लेखक रामवृक्ष वेनीपुरी है। रामवृक्ष वेनीपुरी को कलम के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें गंगा स्नान करने बाल गोविंद भगत जो है वो 30 कोस जाते थे। कितना? 30 कोस, और 30 कोस जाने में 4 से 5 दिन का समय लगता था जाने आने में। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे याद रखें, 30 कोस। सातवां क्वेश्चन देखिए, बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कब तक चला करती थी। देखिए दोस्तों, बाल गोविंद भगत के प्रभातियाँ जो है वो फागुन मास तक चला करती थी। तो फागुन ऑप्शन बी में देख रहे हैं आप, वो सही आंसर है, ठीक है। ये भी इसी पार्ट से है, बाल गोविंद भगत रेखा चित्र से। उसके बाद आठवां क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि हुंड्रू का जलप्रपात कहाँ है। तो देखिए दोस्तों, हुंड्रू का जलप्रपात ये एक प्रकार की यात्रा वृत्तांत है, जिनके लेखक कामता प्रसाद सिंह उर्फ काम है। तो हुंड्रू का जलप्रपात झारखंड राज्य के रांची जिले के छोटा नागपुर में है। कहाँ पे? रांची के छोटा नागपुर में। और रांची से हुंड्रू की जलप्रपात की दूरी जो है वो 27 मील है। तो छोटा नागपुर में हुंड्रू का जलप्रपात है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। उसके बाद 9वां क्वेश्चन जो कि इसी चैप्टर से है कि लेखक को हुंड्रू जलप्रपात के वातावरण की सुंदरता ऐसी मालूम होता है मानो हम खाली स्थान के समीप पहुंच गए। तो इसमें सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, देवलोक, ठीक है। आप लोग इसे
थोड़ा अच्छी तरह से जानकारी रखें कि लेखक को हुंडरू का जलप्रपात जो दिखा, वहाँ के वातावरण देखा, वहाँ की सुंदरता दिखा, तो लेखक को ऐसा लगा कि हम देवलोक के समीप पहुँच गए हैं। बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद जो है 10वां क्वेश्चन, किस कवि के दोहे गागर में सागर है? देखिए, गागर में सागर भरने वाले कवि हम बिहारी जी को कहते हैं। किसको कहते हैं? बिहारी जी को। तो बिहारी के दोहे से लिया गया है, जिनका लेखक बिहारी खुद है, और बिहारी के दोहे एक प्रकार की कविता है। ठीक है, तो बी इसका सही आंसर होगा, बिहारी के। 11 क्वेश्चन देखिए, 11वां क्वेश्चन है, ठेस एक है। तो ठेस जो कहानी है वो किस प्रकार की कहानी है? तो ये आंचलिक कहानी है। क्या होगा? आंचलिक कहानी। तो मिथिलांचल की ये आंचलिक कहानी है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, आंचलिक। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, लोग किसको बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं? तो आप लोग को ये पता होगा कि ठेस कहानी जो है फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा लिखा गया ये मिथिलांचल की आंचलिक कहानी है। इसमें सिरचन को लोग बेकार नहीं बेगार समझते थे। तो सिरचन इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी सम की सूरत हो खुदाया मेरी। तो इसमें क्या होगा खाली स्थान में? तो ये लाइन जो है इसको पूरा करना है आपको। तो लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी सम की सूरत हो खुदाया मेरी। क्या होगा? सम की सूरत हो खुदाया मेरी। तो सूरत इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये मोहम्मद इकबाल जी के द्वारा लिखा गया बच्चे की दुआ प्रार्थना गीत है। बच्चे की दुआ प्रार्थना गीत 1902 ईस्वी में लिखा गया है। इसमें ये पहला लाइन है, तो लाइन को पूरा करना था, तो मैंने आप लोगों को पूरा करके बता दिया कि इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, सूरत। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैं अब युद्ध नहीं करूँगा, कभी युद्ध नहीं करूँगा, यह कथन किसका है? तो ये अशोक का शस्त्र त्याग है, जो कि एक प्रकार की एकांकी है। तो इसमें जो है अशोक जो है वो कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, अब कभी युद्ध नहीं करूँगा। तो उन्होंने शपथ लिया था शस्त्र त्याग का। तो सम्राट अशोक इसका सही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद अशोक युद्ध न करने का संकल्प लेते हैं? तो ये अशोक का शस्त्र त्याग पाठ है, उसी से लिया गया है। तो इसमें कलिंग युद्ध के बाद जो है अशोक युद्ध न करने का संकल्प लेता है। अशोक जो कि मगध के सम्राट थे, तो वो कलिंग युद्ध के बाद युद्ध न करने का संकल्प लेता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, कलिंग। उसके बाद 16 क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर, यशस्वी साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किस राज्य से है? और ये मैंने मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 में भी आप लोगों को बताया हूँ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, बिहार, क्योंकि यशस्वी साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के पटना जिला में हुआ था। आप लोगों को ये याद रहना चाहिए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, ईर्ष्या से बचने का उपाय क्या है? देखिए, ईर्ष्या से बचने का उपाय जो होगा वो क्या है, अनुशासन क्या है? तो ये जो है वो मानसिक है। क्या है? मानसिक अनुशासन है ईर्ष्या से आप बचने का। अगर आप अपना मानसिक मतलब मनोवृत्ति चेंज नहीं करिएगा तो ईर्ष्या से कभी बच नहीं पाइएगा। तो मानसिक इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। 18 नंबर क्वेश्चन है, कवि कैसा रहने की बात करते हैं? तो सबसे पहले ये जो है एक कबीर के पद है, मेरा तेरा मनुआ कैसे एक हुई रे। इसमें जो है मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता कागज़ की लेखी। और इसके बाद जो अगला जस्ट लाइन है, मैं कहता निर्मोही रहियो, तू जाता है मोही रे। तो कवि जो कहता है वो निर्मोही रहने की बात कहते हैं। क्या? निर्मोही। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो ऑप्शन ए होगा, निर्मोही। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, विक्रमशिला किस जिला में अवस्थित है? तो देखिए दोस्तों, भागलपुर जिला के कहलगांव थाना क्षेत्र में अवस्थित है। तो यहाँ पे भागलपुर ही आपको बताना है। तो भागलपुर जिला में अवस्थित है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में क्या शामिल था? तो जितने भी यहाँ पे दिया गया है, तंत्र विद्या, सृष्टि विज्ञान, शब्द विद्या एवं शिल्प विद्या, ये सभी चीज़ जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है,
21 नंबर क्वेश्चन देखिए, संजू किस कक्षा में पढ़ती है? मैंने मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 में बताया था, ये संजू जो है वो 8वीं कक्षा में पढ़ती है। तो इसे याद रखने के लिए आप लोगों को एक जानकारी याद रखना है कि आप कौन से बुक का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो 8वां के हिंदी का दे रहे हैं, तो संजू 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। 8वीं इसका सही आंसर होगा, ठीक। डी। 22 नंबर क्वेश्चन, पीपल कैसी कविता है? तो ये पीपल गोपाल सिंह नेपाली जी के द्वारा लिखा गया है। गोपाल सिंह नेपाली जो कि छायावादी कवि है, तो पीपल कविता जो है वो छायावादी होगा। क्या होगा? छायावादी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद रखिएगा मेरे दोस्त। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, कवि के अनुसार बुलबुल गाती रहती है, तो बुलबुल कैसी गाती है? ये छायावादी कविता से ही लिया गया है। तो बुलबुल जो है वो चह गाती रहती है। क्या क्या? चह। तो ये चह इसका सही आंसर होगा। दीनबंधु निराला किसको कहा जाता है? तो देखिए, दीनबंधु निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को कहा जाता है। दीनबंधु निराला एक प्रकार की निबंध है जो आचार्य शिवपूजन सहाय जी लिखे हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को दीनबंधु निराला कहा जाता है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। 25 तक ये खेमा शीर्षक पाठ है। तो खेमा जो है एक प्रकार की कहानी है जो पाठ्य पुस्तक विकास समिति द्वारा लिखा गया है। तो खेमा कहानी है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, खुशबू रचते हैं हाथ पाठ की विधा है। तो देखिए दोस्तों, खुशबू रचते हैं हाथ पाठ की एक प्रकार की कविता है जो अरुण कमल जी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, कविता। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, कदम बड़ी होकर क्या बनना चाहती थी? ये हौसले की उड़ान से लिया गया है। इसमें बिहार के बेटियों के बारे में बताया गया है, हौसले की उड़ान। तो कदम जो है वो बड़ी होकर के डॉक्टर बनना चाहती थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। तो 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर्पूरी ठाकुर कॉलेज का त्याग किया था, कब किया था? ऑप्शन में दिया है 42, 36, 52, 40। इसका सही आंसर जो होगा ना वो ऑप्शन ए होगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए। तो कैसे याद रखना है इसे? कर्पूरी ठाकुर जो है, जननायक कर्पूरी ठाकुर को गरीबों का मसीहा कहा जाता है, ठीक है। ये एक प्रकार की जीवनी है। वो 1940 में मैट्रिक परीक्षा पास किया द्वितीय श्रेणी से। उसके बाद 1940 में ही दरभंगा के सीएम कॉलेज में एडमिशन करा लिया, ठीक है। सीएम कॉलेज मतलब चंद्रधारी मिथिला महाविद्यालय दरभंगा में आईए में एडमिशन करा लिया। वो 2 वर्ष का कोर्स होता है आईए, आप लोगों को पता होगा। एडमिशन करा लिया। उसके बाद 1942 में उन्होंने इंटर की परीक्षा पास की और फिर उसी साल 42 में ही बीए में एडमिशन करा लिया। तो उसी समय अगस्त के क्रांति में 1942 के जो अगस्त क्रांति हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन, वो वहाँ उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई उसमें झोंक दिया, मतलब अगस्त क्रांति में झोंक दिया। तो उसी समय उन्होंने पढ़ाई त्याग कर दिया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में प्रस्तुत पंक्ति में वैभव किसका प्रतीक है? देखिए, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, तो ये झांसी वाली रानी के जो शादी हुई थी उनके बारे में ये बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई। तो सगाई में वैभव के साथ क्या हुआ? तो वैभव जो है वो झांसी के राजा के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? झांसी के राजा के बारे में बताया गया है। और वीरता झांसी वाली लक्ष्मीबाई के बारे में बताया गया है। तो वैभव किसका प्रतीक है? तो वैभव झांसी के राजा का प्रतीक है। बी इसका सही आंसर होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं 30 नंबर क्वेश्चन का। सुदामा चरित्र किस भाषा में लिखी गई है? आओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई लोग। सुदामा चरित्र जो है वो ब्रज भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में? तो ब्रज भाषा में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन है, एक पंथ दो काज का अर्थ है। देखिए दोस्तों, एक पंथ मतलब एक उपाय से दो कार्य होना, तो ये क्या कहलाएगा? एक पंथ दो काज। तो ऑप्शन ए में देख रहे हैं आप, एक उपाय से दो कार्य सिद्ध करना, ये एक पंथ दो काज का अर्थ हुआ। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है, दांत खट्टे करना का अर्थ है।
तो देखिए दोस्तों, दांत खट्टे करने का अर्थ इसमें ऑप्शन ए तो होगा नहीं, क्योंकि जीत जाना होगा नहीं। उसके बाद दांत सिर से आना, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी जो देख रहे हैं आप, पराजित होना, ये दांत खट्टे करने का अर्थ है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, कृपा का विलोम होता है। देखिए दोस्तों, किसी पर कृपा करना, तो इस पर क्या करेंगे, कोप करना। क्या होगा, कोप करना का विलोम होगा कोप करना। क्या होगा, कोप करना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन है, अधिकतम, अधिकतम का विलोम है। देखिए अधिक है, अधिकतम का क्या हो जाएगा, न्यूनतम होगा। क्या होगा, न्यूनतम। तो अधिकतम न्यूनतम, तो ये ऑप्शन ए ही होगा इसका सही आंसर। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन है, पुरस्कार का विलोम है। तो पुरस्कार मतलब किसी को प्रोत्साहित करना, तो पुरस्कार का विलोम हो जाएगा तिरस्कार करना। क्या होगा, तिरस्कार करना, जिसे दंड करना होता है। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा, दंड करना या तिरस्कार करना। उसके बाद देखिए यहाँ पे राजा का पर्यायवाची है। तो राजा का दूसरा क्या हो सकता है, तो इसमें है नृप, भूप, नृपति, और डी में है सभी। तो 36 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी होगा, सभी। राजा का नृप भी होता है, भूप भी होता है, नृपति होता है, तो इसीलिए इसका सभी हो जाएगा। ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, आकाश का पर्यायवाची है। तो आप लोगों को पता है कि आकाश का गगन भी होता है, उसके बाद यहाँ पे है नभ भी होता है, धूलोक भी होता है, और इसीलिए इसका ऑप्शन डी ही होगा, सभी। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, मन का पर्यायवाची है। तो मन, मन का पर्यायवाची क्या है, तो देखिए इसमें है हृदय, उसके बाद चित, मानस, और डी में है उपर्युक्त सभी। तो 38 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी ही होगा, क्योंकि मन का हृदय होता है, चित्त भी होता है, और मानस भी होता है। तो डी इसका सही आंसर होगा, उपर्युक्त सभी। इस तरह के क्वेश्चन में आप लोगों को जिसका ऑप्शन उपर्युक्त सभी दिया रहेगा या सभी दिया रहेगा, उसमें 95% आपको सही होने का चांस रहेगा, ऑप्शन डी ही। ठीक है। तो इस प्रकार से अगर याद नहीं रहे तो आप लोग इसे भी याद रख सकते हैं। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो पढ़ा हुआ न हो वो क्या होता है। जो पढ़ा हुआ न हो वो अपठित होता है। तो अपठित, ऑप्शन सी में देख रहे हैं आप, अपठित। तो पढ़ा हुआ न हो तो अपठित कहेंगे। ठीक है। तो 39 का ऑप्शन सी होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 40 का, अच्छा बोलने वाला क्या कहलाता है। तो अच्छा बोलने वाला वक्ता इसमें दिया है, इसका फिर वक्ता दिया है, ऑप्शन में दिया है सुनता। बोलने वाला सुनता थोड़ी है, वक्ता थोड़ी है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा बोलने वाला को सुवक्ता कहेंगे। क्या कहेंगे, सुवक्ता। बोलने वाला तो सब रहता है, लेकिन अच्छा बोलने वाला को सुवक्ता कहेंगे। बोलने वाले को वक्ता कहेंगे, लेकिन अच्छा बोलने वाले को सुवक्ता कहेंगे। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन है, कमल नयन में समास है। तो देखिए दोस्तों, कमल नयन में जो समास होगा वो कर्मधारय होगा। आप कर्म से ही आप कमल नयन कहलाएंगे। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। उसके बाद देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है, पीताम्बर कर्मधारय समास जब होगा तब विग्रह होगा। देखिए दोस्तों, पीताम्बर कर्मधारय समास होगा तब इसका विग्रह क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए पीताम्बर, तो पीला हो जिसका अंबर, तो पीलाम्बर हो जाएगा। क्या होगा, पीलाम्बर। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, राधा कृष्ण में समास है। कौन सा समास होगा। तो जब भी दो व्यक्ति, दो वस्तु, दो स्थान का नाम एक साथ रहे तो वो द्वंद्व समास होता है। क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। जैसे दो व्यक्ति का नाम यहाँ पे दिया गया है, एक राधा और दूसरा कृष्ण, तो राधा कृष्ण क्या हो गया, द्वंद्व समास हो गया। उसके बाद अगर दे दे सीता राम तो क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। उसके बाद दे दे भारत पाकिस्तान तो क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। गौरी शंकर कौन सा समास होगा, तो द्वंद्व समास होगा। तो इस प्रकार से रहे तो आपको द्वंद्व समास कहना है। अगर संख्यावाचक रहेगा त्रिशूल, त्रिशूल में कौन सा समास होगा, तो द्विगु समास होगा। त्रिनेत्र में क्या होगा, तो द्विगु समास होगा। तो संख्यावाचक में द्विगु कहना है, और आपको दो स्थान, दो व्यक्ति, दो वस्तु के एक साथ नाम रहे तो क्या कहना है, द्वंद्व कहना है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 44 में है कि चिड़िया पेड़ में बैठी है। ये सही तो होगा नहीं, चिड़िया पेड़ में थोड़ी बैठती है। ऑप्शन ए में दिया है चिड़िया पेड़ पर बैठी है। इसके बाद बी में है चिड़िया पेड़ पर बैठा है, ये तो होगा नहीं। सी में दिया है चिड़िया पेड़ पर बैठी है। उसके बाद यहाँ पे है
डी में है चिड़िया बैठा है पेड़ पर। तो ये जो इसका सही आंसर जो होगा ना वो ऑप्शन सी होगा। कैसे देखिए दोस्तों, चिड़िया चिड़िया सही नहीं है, ऑप्शन ए में भी नहीं है, ठीक है। चिड़िया होता यहाँ पे चांद बिंदु होता तब ना, तो ये भी गलत है। चिड़िया पेड़ पर बैठा है, चिड़िया स्त्रीलिंग होता है, तो स्त्रीलिंग में ये तो होगा नहीं, चिड़िया में भी चिड़िया नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो ये भी गलत। उसके बाद यहाँ पे चिड़िया बैठा है पेड़ पर, ये तो सेंटेंस ही गलत है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी जो है चिड़िया पेड़ पर बैठी है, ये सही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन सी। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन है, संख्यावाचक विशेषण कौन है। इसमें है नया, नया में तो संख्या होगा नहीं। थोड़ा, थोड़ा में भी संख्या नहीं है। 100, तो 100 क्या है, 100 नहीं लिखते हैं, तो 100 क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण हो गया, ये 100 संख्या है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, आँख कौन लिंग है। तो मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया हूँ कि आँख जो है वो स्त्रीलिंग है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए स्त्रीलिंग। उसके बाद अगला जो देख सकते हैं 47 नंबर, मनोयोग का संधि विच्छेद क्या है। तो मनोयोग का होगा मनोहयोर योग, तो ऑप्शन बी जो देख रहे हैं आप वो सही आंसर है, मनोहयोर योग। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन है, चिरायु का संधि विच्छेद करें। क्या करें, चिरायु का संधि विच्छेद करें। तो चिरायु में देख सकते हैं आप हर्षिकार है, तो इसीलिए चीर चीर हो जाएगा और आयु हो जाएगा, तो हर्षिकार वाला होगा। ऊपर में आप देख सकते हैं बी में दीर्घिकार वाला है, लेकिन आपको यहाँ पे चिरायु दिया हुआ है वो हर्षिकार दिया गया है, तो हर्षिकार में आपको चीर जोड़ आयु, ऑप्शन डी में सही आंसर है, ठीक है। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन है, अत्यंत में उपसर्ग बताइए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अत्यंत में उपसर्ग, उपसर्ग मतलब पहले में लगा हुआ चीज़ें। देखिए अत्यंत, तो इसको हम अति अगर अलग कर दें, अति मतलब बहुत और अंत मतलब क्या, अंत मतलब लास्ट, तो अत्यंत, तो क्या हो जाएगा, अति जो होगा इसका उपसर्ग होगा, क्या होगा, अति उपसर्ग होगा। ऑप्शन ए में जो देख रहे हैं आप, अति जोड़ अंत, अत्यंत, तो अति इसका सही आंसर होगा, वो भी क्या आंसर है, तो ऑप्शन ए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन, मधुरिमा में प्रत्यय बताइए। तो इसमें क्या प्रत्यय मतलब क्या, मधु अगर अलग कर देंगे तो रीमा बचेगा, तो आप लोग मधुरिमा का प्रत्यय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इस प्रकार से हमने जाना ननहिंदी का मॉडल प्रैक्टिस सेट 3। अगर आपको ये जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।